अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, क्या हाल चाल है जी आपके। लो जी बच्चों, 12.3 एक्सरसाइज करेंगे और चैप्टर नंबर 12 हमारा लिमिट्स का चल रहा है। और ये जो एक्सरसाइज है बहुत प्यारी, बड़ी आसान सी सिंपल वाली एक्सरसाइज है और उसी तरह से सवाल भी इसके इम्पॉर्टेंट होने हैं। अब देखें इसको करना किस तरह से है, क्या चीज़ है ये। असल में उन्हीं लिमिट वाले सवालों की प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं, वही प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस जो वो हर चैप्टर में कोशिश करते हैं कि जो हम मैथ बच्चों को करा रहे हैं वो रियलिटी में कहाँ पे इस्तेमाल होता है, वो चीज़ें वो ज़ाहिर साथ साथ बता रहे होते हैं। तो उसी तरह की चीज़ है। देखें 12.3 एक्सरसाइज, पहला क्वेश्चन क्या करना है इसमें। कहता है जी एक सब्सटेंस है, एक चीज़ है, डिके, वो डिके करती है, वो खराब होती चली जाती है। डिके का मतलब होता है कि उसमें खराबियाँ आनी शुरू हो जाती हैं, चीज़ ख़त्म होनी शुरू हो जाती है, गलनी सड़नी शुरू हो जाती है, ऐसे कह लें। तो एक चीज़ है जो डिके कर रही है एक्सपोनेंशियली। एक्सपोनेंशियली होता है तेज़ी के साथ, ठीक है ना। एक दफ़ा थोड़ा हुआ, अगली दफ़ा उससे ज़्यादा, अगली दफ़ा उससे और ज़्यादा। तो एक एक्सप्लोड करने वाला, वो जो ई की पावर में होता है, ई की पावर वाली जो चीज़ है ना वो एकदम से बढ़ती है, एकदम से कम होती है, उसको हम एक्सपोनेंशियली कहते हैं। तो एक सब्सटेंस है, डिके कर रही है एक्सपोनेंशियली फॉलोइंग द फार्मूला। उसमें ये फार्मूला जो है वो हम यूज़ करेंगे और इसमें देखें ई की पावर में फार्मूला डेफिनेटली चीज़ है, तो ई की पावर एक्सपोनेंशियली होगा। तो इस फार्मूले को हमने यूज़ करना है, इस फार्मूले के हिसाब से वो चीज़ डिके कर रही है। वेयर ए नॉट इज द इनिशियल अमाउंट, ये जो ए का साथ नॉट लगा हुआ है, जो जीरो लगाते हैं, ये नॉट होता है कि स्टार्टिंग पे वो रकम या वो चीज कितनी थी, 2 किलो थी, 4 किलो थी, ठीक है। वो जो सब्सटेंस जो भी चीज है स्टार्टिंग में कितनी थी वो हमें ए नॉट बताता है। फाइंड द लिमिट ऑफ ए टी एज टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, यानी टाइम जो है अगर वो इन्फिनिटी की तरफ जाए, बहुत ज्यादा होता चला जाए, तो फिर वो चीज कितनी हो जाएगी, किस तरफ जाएगी, क्या उसका कोई आंसर बनता भी है कि नहीं, तो वो हमें यहाँ पे देखना है। बहुत सिंपल सा काम है। हमने क्या करना है, पहला स्टेप यही होगा कि हमने वो फार्मूला, वो चीज लिख लेनी है कि वो किस तरह से डिके हो रही है, ठीक है ना। ए टी का मतलब होता है कि वो जो ए चीज है टाइम का फंक्शन है, और ए नॉट का मतलब इनिशियल अमाउंट है उस चीज की, और ई की पावर में देखें टी आने का मतलब होता है कि वो टाइम 1 साल, 2 साल, 3 साल या मंथ या सेकंड जो भी हैं, वो उस टाइम के हिसाब से उसने जाहिर है उसमें चेंजेस आनी है। सो हमें क्या करना है, जब टी इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो हमने लिखना है लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी। इस साइड पे भी लिख लेंगे, उस साइड पे भी लिख लेंगे। पहला स्टेप क्या हुआ, फार्मूला लिख लिया। दूसरा स्टेप ये कि दोनों तरफ आपने लिमिट को इंट्रोड्यूस करवा लेना है, लिख देना है, इधर भी लिमिट लिख दी, इधर भी लिमिट लिख दी, डन हो गया। अब जाहिर है ये तो सवाल है ना, तो इसको यहीं छोड़ेंगे, इस वाली चीज को हल करने की तरफ जाएंगे। लिमिट वाले सवालों में जब उसको हल करते हैं तो दो ही केस होते हैं। एक केस ये होता है कि जो लिमिट की वैल्यू है, जैसे यहाँ इन्फिनिटी है, ये आप लगाते हैं वैल्यू, तो लगाने से उसका कोई आंसर आ जाता है, तो हम कहते हैं भाई ठीक है, हमें कुछ और करना नहीं पड़ता। लेकिन बाज़ औक़ात लिमिट को डायरेक्ट लगाने से उसका आंसर नहीं आता, वो इन्फिनिटी की तरफ चला जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। तो फिर वहां पे केस क्या होता है कि हमें कुछ ना कुछ उस पर काम करने पड़ते हैं, ऑपरेशंस करते हैं, ठीक है। वो डिफरेंट तरह की सिचुएशन में डिफरेंट तरह का काम होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, हम डायरेक्ट लिमिट पुट कराएंगे तो आंसर आ जाएगा। सो हमें लिखना है ए नॉट ई की पावर -0.1, और जहाँ टी आ रहा है वहां पे आप इन्फिनिटी लगा दें। तो टी की जगह पे हम अपनी जो इन्फिनिटी की लिमिट है वो पुट करा देंगे। लिमिट पुट कराना यही होता है, लिमिट की वो वैल्यू बस लगा दें आप। अब ई की पावर 0.1 इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई होगी तो इन्फिनिटी ही रहना है। इन्फिनिटी होती है बहुत हैवी चीज़, तो मल्टीप्लाई हो के भी तो उसने हैवी रहना है, बहुत बड़ी चीज़ रहना है, तो बड़ी चीज़ ही रहेगी, यानी इन्फिनिटी ही रहेगा। लेकिन ए की पावर में माइनस इन्फिनिटी है, तो आपको पता है माइनस को ख़त्म करना हो तो आप उसको ओवर में लेके जाएं तो फिर माइनस ख़त्म हो जाता है। तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी है, इसको बटे में ले जाते हैं, और ए नॉट तो ऊपर ही है, उसको ऊपर रहने दें। अब ई की पावर इन्फिनिटी जो है वो इन्फिनिटी होता है। ये कुछ चीज़ें हमें याद करनी है। ई की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, ये आप लिख लें साइड पे, ठीक है, यहाँ साइड पे लिख लें आप। अब इन्फिनिटी किसी चीज़ को डिवाइड करें तो फिर क्या होता है, वो ज़ीरो हो जाती है। 1 ओवर इन्फिनिटी जो है वो ज़ीरो होता है, ये भी हमें याद रखना है। क्योंकि जब 1 ओवर आप ज़ीरो करते हैं, ये पेंसिल नहीं लिख रही मेरी, 1 ओवर ज़ीरो करते हैं तो वो अनडिफाइंड हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है। किसी भी चीज़ को ज़ीरो पे डिवाइड करें इन्फिनिटी, तो अगर इन्फिनिटी पे डिवाइड करेंगे तो फिर ज़ीरो, तो उसी का रिवर्स प्रोसेस हो जाना है। ये मैं पेंसिल कोई और साथ पकड़ लेता हूँ, ठीक है ना। तो बात समझ आ गई।
कि वो चीज़ जो है वो इन्फिनिटी बन जाती है अगर जीरो पे डिवाइड करें, और इन्फिनिटी से डिवाइड करें तो जीरो। तो फिर चूंकि ये इन्फिनिटी पे डिवाइड हो रहा है तो इसने जीरो हो जाना है, वहां पे जीरो लिख लेंगे, और ए नॉट जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो। तो मतलब क्या हुआ कि अगर हम उस चीज़ को पड़ा रहने दें, जैसे यूरेनियम वगैरह या कोई भी चीज़ है जो डिके होती है, तो उसको पड़ा रहने दें बहुत ज़्यादा सालों तक, इन्फिनिटी टाइम तक, तो फिर वो क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती होती सारी की सारी ख़त्म हो जाएगी, तो आंसर जीरो आ जाएगा उसका, जीरो चीज़ हो गई। क्वेश्चन नंबर 2, अब यहाँ पे क्या करना है जी, एक टाउन है, उसकी पॉपुलेशन है, एक शहर है, आबादी है, तो उसकी जो आबादी है कि लोग कितने हैं वो उसने बताया हुआ है। अब उसका भी मॉडल बना लिया उसने कि उसकी आबादी को इस मॉडल से आप शो करवा सकते हैं। ऊपर देखें उसने 1 लाख लिखा हुआ है, ओवर में 1 + 9 e की पावर -0.5 t। अब यहाँ पे भी ये t का फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है, और डेफिनेटली टाइम के बढ़ने के साथ साथ आबादी बढ़ जाती है, कम भी हो सकती है बाज़ का, अगर रिक्रिएशनल जगह हो लोग वहाँ से चले जाएं, एंड डिपेंड करता है जैसा भी होगा। सो व्हाट इज द लॉन्ग टर्म पॉपुलेशन एज t टेंड्स टू इन्फिनिटी, वही पूछना चाह रहा है कि अगर टाइम बढ़ता चला जाए, बहुत ज़्यादा टाइम हो जाए, तो फिर उस एरिया की जो पॉपुलेशन है वो कितनी बनेगी टाइम बहुत ज़्यादा होने से। तो बिल्कुल सेम सिनेरियो है, हमारे पास जो फार्मूला है वो लिखेंगे, दोनों तरफ लिमिट को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी लिख दी। अब जाहिर है कि ये इन्फिनिटी हमने t की जगह लगानी है, लगा देते हैं। देखें बाकी सारा कुछ वैसे का वैसे ही, जहाँ t है वहाँ पे आप इन्फिनिटी लगा दें। अब अगेन e की पावर -0.5 और इन्फिनिटी है ना, तो माइनस इन्फिनिटी आएगा, 0.5 ज़रब हो के जाहिर वही आएगा। अब अगेन e की पावर इन माइनस इन्फिनिटी, अभी हमने यहाँ चेक किया था कि माइनस इन्फिनिटी हो तो उसको बटे में ले जाते हैं, तो अल्टीमेटली वो जीरो हो जाता है। तो आपने भी यहाँ पे यही करना है कि ये जो e की पावर -इन्फिनिटी है उसको आप जीरो कर लें, वरना ये है कि स्टेप आपको और बनाने पड़ेंगे। मसलन आप इसको लिखेंगे 9 ओवर e की पावर इन्फिनिटी, फिर आप लिखेंगे 9 ओवर e की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी होता है, फिर आप लिखेंगे जी लो अब ये जीरो हो गया, तो अल्टीमेटली उसने जीरो ही आना है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप जैसे पहले में किया यहाँ पे भी आप बना सकते हैं, नहीं बनाने तो आप डायरेक्ट लिख लें। ठीक है, डायरेक्ट याद बंदा रख सकता है ना, e की पावर -इन्फिनिटी जीरो हो जाता है, तो आप जीरो लिख लें। अब 9 0 0 होगा, लेकिन ये 1 ये वाला जो है ये मौजूद है, क्योंकि ये पार्ट खत्म होगा, तो 1 लाख ओवर में ये 1, अब ओवर में 1 जाहिर है कुछ भी नहीं, 1 बेचारे ने क्या डिवाइड करना है, तो 1 लाख वैल्यू उसकी आ जाएगी। यानी कि बहुत ज़्यादा टाइम बढ़ता रहे तो इस मॉडल के हिसाब से उस एरिया की पॉपुलेशन 1 लाख तक पहुंच सकती है। क्वेश्चन नंबर 3, अब यहाँ पे क्या चीज़ है जी, अ कंपनीज वीकली सेल, एक कंपनी है जो अपनी चीज़ें बेचती है, तो हफ्ते के हफ्ते उसकी जो सेल्स होती हैं उसकी बात वो कर रहा है, और वो किस में होगी, थाउजेंड्स में होगी, हज़ारों में, बहरहाल जितनी भी होगी हज़ारों में, और उसका उसने फंक्शन बना दिया ST, S का मतलब सेल्स हो गया, और वो भी टाइम का ही फंक्शन है, वीक का फंक्शन है, वीक नंबर 1 में कितनी, वीक नंबर 2 में कितनी, ठीक है ना, हर हफ्ते के हफ्ते कितनी सेल हो रही है वो फंक्शन बनाया हुआ है, और जाहिर है कि उस फंक्शन में t मौजूद है, क्योंकि t के लिहाज से उसने चेंज होना है। सो व्हाट इज द लिमिट ऑफ ST एज t टेंड्स टू इन्फिनिटी, काम फिर वही है कि टाइम इन्फिनिटी की तरफ जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइम गुजरे तो फिर हमारा जो एक हर हफ्ते के हफ्ते जो सेल्स हैं वो कितनी कितनी होंगी ऑन एवरेज वगैरह वो बतानी है। एंड व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, और जाहिर है कहता है उसकी इंटरप्रिटेशन भी करें कि जो आंसर आएगा वो आंसर किस चीज़ को शो करेगा। सो करते हैं, पहला काम स्टार्टिंग वही है कि आपने उस फंक्शन को लिख लेना है, दोनों तरफ लिमिट इंट्रोड्यूस करवा लेनी है, t टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक हो गया। अब यहाँ देखें, गौर करें, अगर आप डायरेक्ट इन्फिनिटी लगाते हैं तो इधर इन्फिनिटी आ जाएगा, नीचे इन्फिनिटी, ऊपर ज़रब होके फिर सारे का सारा इन्फिनिटी, प्लस होके वो भी इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी अनडिफाइंड, जिसका प्रॉपर आंसर नहीं है, हमें आंसर चाहिए, तो उसके लिए फिर यहाँ पे हमें कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो पीछे जो सवाल हमने एक्सरसाइजेस की थी वहाँ पे एक रूल पड़ा था कि जब ऐसे ऊपर भी हो वो वेरिएबल वगैरह और नीचे भी वेरिएबल हो, तो नीचे वाले के वेरिएबल के हिसाब से हम डिवाइड कराते हैं, ठीक है। बाज़ का यहाँ पे t की पावर स्क्वायर हो सकता है, लेकिन जो नीचे t है उसके हिसाब से आपने डिवाइड कराना होता है। ये जो नीचे एक सिंगल t है तो ऊपर वाली टर्म को भी t पे डिवाइड करें, नीचे वाली भी दोनों टर्म्स को t पे डिवाइड करें, ठीक है, जो यहाँ पे हो उसके लिहाज से, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। तो ऊपर भी देखें हमने t पे डिवाइड किया, नीचे वालों को भी देखें t पे डिवाइड कर दिया, बटे में लिख लिया उनके। अब ऊपर वाला t कट जाएगा, 500 हो जाएगा, तो नीचे वाला जो है ये t कटेगा 1, लेकिन ये 10 के ओवर में t आ जाएगा, क्योंकि ये वाला t इन दोनों को डिवाइड कर रहा है,
ठीक है ना, ये याद रखना है। तो अब देखिए ये शक्ल बन गई। अब आप इन्फिनिटी लगा सकते हैं, क्योंकि अब आप यहाँ लगाएंगे इन्फिनिटी टी की जगह पे, तो 10 ओवर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी किसी भी चीज़ को डिवाइड करता है तो पीछे पढ़ा था कि वो आंसर 0 हो जाता है, अभी पिछले सवालों में किया। तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, लेकिन 500 के बटे में 1 आना है, ओवर में 1 है, तो ओवर में 1 कुछ नहीं होता, तो 500 वैल्यू आ जाएगी। अब ये आंसर है। तो कहता है ये आंसर क्या रिप्रेजेंट करता है? अब जाहिर है ये यही रिप्रेजेंट करता है कि बहुत ज़्यादा वीक गुजरते जाएं, तो कभी कहीं किसी वीक में जो बहुत ज़्यादा टाइम गुजर गया है, तो उस वीक में हमारी सेल्स कितनी है, वो 500 सेल है। तो ये एक लॉन्ग रन हमारी जो एक सेल जहाँ स्टैंडर्ड एक सेट हो जाता है ना, वो 500 का है कि जी 500 हर हफ्ते हमारी 500 हज़ार ही बनेंगे ना, 1000 में उसने कहा हुआ है। तो 500 हज़ार जो सेल्स है वो हर हफ्ते के हफ्ते हो जाया करेगी। शुरू में चाहे फ्लक्चुएट हो, लेकिन एक लॉन्ग रन के अंदर जाके वो इतनी आनी है। तो ये हम उसको एक नीचे सेंटेंस लिख देंगे। तो दैट्स इट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे जी। यहाँ क्या है? सिग्नल स्ट्रेंथ SD। हम कुछ सिग्नल्स भेज रहे हैं और उसकी जो स्ट्रेंथ है, ताकत है, वो उसका हमने मॉडल बनाया हुआ है जिसको हम SD कह रहे हैं। एट अ डिस्टेंस D, कुछ फासले पर। फ्रॉम अ टावर, जाहिर है कि टावर से हम सिग्नल भेज रहे हैं। जैसे मोबाइलों के सिग्नल होते हैं, तो टावर के जितने नज़दीक होंगे उतना स्ट्रेंथ ज़रा बेहतर होती है, दूर चले जाएंगे तो उतनी उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। समझ लें वही चीज़ है, ठीक है। इज मॉडल्ड एज, उसके हमने ये मॉडल बनाया हुआ है, और ये मॉडल भी देखें यही बता रहा है कि 1000 ऊपर है और नीचे D का स्क्वायर है, तो डिस्टेंस के साथ उसका इनवर्स रिलेशनशिप है। तो बहरहाल जो भी है, तो हमें क्या करना है जी? पहला पार्ट ये करना है, व्हाट इज द सिग्नल स्ट्रेंथ एट D इज इक्वल टू 10। अब यहाँ कोई लिमिट नहीं कह रहा, सिर्फ ये कह रहा है कि डिस्टेंस जब 10 मीटर या किलोमीटर जो भी है उसकी यूनिट, अगर 10 के लेवल पे चली जाता है बंदा चीज, तो वहां पे उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। तो सिंपली आपने फार्मूला लिखना है, D की जगह 10 लगा देना है। तो D की जगह 10 लगाएं, 10 का ज़ाहिर स्क्वायर है 100 हो जाएगा, 1000 को 100 डिवाइड करेगा तो सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है वो 10 आ जाएगी। और ज़ाहिर है कि जो भी इसकी यूनिट होगी, ठीक है, डेसिबल्स एंड सो ऑन, जो भी होती है हर्ट्ज में, ये फिजिक्स का वो सारा हमारा है, तो ये हो जाता है। तो बस इतना सा काम है इसमें। और जो सेकंड पार्ट है वो कहता है व्हाट हैपन्स टू द सिग्नल स्ट्रेंथ एज D टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब ज़ाहिर है बहुत दूर चले जाए तो सिग्नल की स्ट्रेंथ खत्म ही होनी है, तो आंसर 0 की तरफ जाएगा। सो देखें, वो हम फार्मूला लिखेंगे, उसी तरह दोनों तरफ लिमिट को हम इंट्रोड्यूस करवा लेंगे, और D की जगह इन्फिनिटी लगाना है, 1000 को इन्फिनिटी डिवाइड कर रहा है तो डेफिनेटली वो 0 आएगा, क्योंकि इन्फिनिटी किसी भी चीज़ को डिवाइड करे तो वो 0 हो जाता है। तो बस इतना सा काम है कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे तो उसके सिग्नल की स्ट्रेंथ जो है वो ख़त्म हो जानी है। चले जी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। अ स्टॉक प्राइस, स्टॉक मार्केट होती है जहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसे लगाते हैं, मुख्तलिफ कंपनियों के स्टॉक होते हैं, कंपनियों ने अपने शेयर्स वगैरह बनाए होते हैं, ठीक है, हम उनके शेयर्स खरीदते हैं, फिर वो देखते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से कंपनियों के जो वैल्यू है वो बढ़ती है, तो शेयर्स की वैल्यू बढ़ जाती है, हमें फ़ायदा हो जाएगा क्योंकि हमने खरीदे थे। अगर कंपनियां डाउन जाती हैं तो शेयर्स की वैल्यू डाउन हो जाती है, तो लोगों को नुकसान हो जाता है, एंड सो ऑन। इस तरह की वो बात है। अ स्टॉक प्राइस ग्रोज अकॉर्डिंग टू द फंक्शन दिस वन। अब स्टॉक की जो प्राइस है विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितनी बढ़ती है, उसके लिए ये उसने फंक्शन बना दिया है। तो बहरहाल ये है, करना क्या है, फाइंड द लिमिट ऑफ PT एज T टेंड्स टू इन्फिनिटी। फिर वही कि T टाइम जब बहुत ज़्यादा गुजर जाए तो फिर स्टॉक की प्राइस क्या होगी, तो उसके लिए फिर वही फंक्शन लिखेंगे, दोनों तरफ लिमिट इंट्रोड्यूस करेंगे। चूंकि ये E की पावर में है तो इसमें हमें कुछ नहीं करना होता, जस्ट T की जगह हमने इन्फिनिटी लगा देनी है। तो लगा दी वैल्यू 0.05 इन्फिनिटी से ज़रब होगा तो इन्फिनिटी ही रहना है। E की पावर इन्फिनिटी होता है, और 50 से जब वो ज़रब होता है तो इन्फिनिटी ही आएगी। यानी मतलब ये है कि ये इस तरह का फंक्शन है, इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि जब बहुत ज़्यादा टाइम गुजरता है तो इसके पैसे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, अनडिफाइंड हो जाते हैं, पैसों के पैसा ही पैसा। लेकिन ज़ाहिर इंसान की उम्र तो उतनी नहीं ना होती, इंसान की उम्र तो 40, 50, 60, 70, 80 यहाँ तक ही होती है। तो इसलिए, लेकिन ये है कि ये बता रहा है कि अगर आप पैसे लगा ही रखेंगे तो आपकी अगली नस्लें जो हैं वो बड़ी अमीर हो जाएंगी। तो बहरहाल इस तरह से। नंबर 2 में कहता है कैलकुलेट द प्राइस आफ्टर 10 ईयर्स। 10 साल के बाद कितनी प्राइस होगी, तो उसके लिए आपके पास फंक्शन मौजूद है, जहाँ पे T है वहाँ पे आपने 10 लगा देना है।
अब 10 से इसको मल्टीप्लाई करें, कैलकुलेटर के साथ करें, कैलकुलेटर में e की पावर 0.5 लें, वो ये आ जाएगी, इसको 50 से ज़रब दें तो 82.436, ये जो भी वो पैसे हैं, हज़ारों में हैं, लाखों में हैं, जो भी, तो ये उसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, द फैक्ट्रीज कॉस्ट फंक्शन इज गिवन बाय। एक फैक्ट्री है, मुख्तलिफ चीज़ें बना रही होगी, तो उसके जो कॉस्ट है, जो उसका खर्चा है, उसका फंक्शन बना दिया उसने। और वो देखें फंक्शन 2 है हमारे सामने, क्योंकि ये अक्सर औकात ऐसे हो जाते हैं, भाई यहाँ तक कितनी कॉस्ट है, उसके बाद कॉस्ट का फंक्शन डिफरेंट हो जाता है। तो ये साथ उसने बताया हुआ है कि जब आप 100 तक चीज़ें बनाते हैं या 100 से नीचे तक बनाते हैं तो फिर आपका कॉस्ट फंक्शन ये वाला है, और अगर आप 100 से ज़्यादा बनाते हैं तो फिर कॉस्ट का फंक्शन ये हो जाता है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ठीक है, अब ये वही इकोनॉमिक्स मैंने पढ़ी है, मुझे नज़र आ रहा है कि ये क्या चीज़ होती है। ठीक है, ये फिक्स्ड कॉस्ट होती है, ये वेरिएबल कॉस्ट होती है, वो इकोनॉमिक्स का फंक्शन है, काम है। तो बहरहाल ये इस तरह से ये फंक्शन बना हुआ है। करना क्या है, इज कॉस्ट फंक्शन कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 100, कि ये जो 100 की एक लिमिट है कि भाई 100 यूनिट हम बनाते हैं, तो क्या उस पे ये कॉस्ट फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। जब इसको ग्राफ करते हैं तो बीच में कोई कट तो नहीं आ रहा। ठीक है, कॉन्टिन्यूस में यही होता है, उस पर जंप नहीं आते, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन फंक्शन बनता है। तो वो चेक करने का पीछे रूल है कि एक तो उस 100 वैल्यू के ऊपर फंक्शन की वैल्यू देखें, फिर उसके थोड़ा सा पीछे लेफ्ट हैंड लिमिट को लेते हैं, थोड़ा सा आगे राइट हैंड लिमिट को लेते हैं और देख लेते हैं कि वो अगर सारा कुछ सेम आ रहा है, एक जैसी वैल्यूज आ रही हैं, तो फिर वो कॉन्टिन्यूस हो जाता है। तो वही करना है, एट एक्स इज इक्वल टू 100 पहले फंक्शन की वैल्यू। अब इज इक्वल टू 100 पे फंक्शन कौन सा लेना है, ये वाला, क्योंकि ये इक्वल टू वाला भी है ना, तो इसलिए आपने इस फंक्शन को लेके वो वैल्यू लिखनी है और जहां x है वहां पे 100 लगा दे। तो ये 1000 जमा 500 1500 वैल्यू आ गई। अब वही लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपने फाइंड करनी है। लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखने का तरीका, लिमिट x टेंड्स टू 100, ज़ाहिर 100 पे चेक करना है, और ऊपर माइनस लिख देते हैं, क्योंकि अब लेफ्ट की तरफ है, लेफ्ट की तरफ माइनस होता है, राइट की तरफ प्लस होता है, ये याद रखना है। और सी एफ एक्स जो फंक्शन है, और जो फंक्शन है वो वही है, क्योंकि 100 से पीछे रह रहे हैं ना, तो 100 से पीछे वाला कौन सा है, ये वाला, क्योंकि x इज लेस देन भी यही है, तो लेस देन वाला भी यही है, तो फिर ये वाला फंक्शन ही आएगा। तो वो आप लगाएंगे फंक्शन में, उसमें भी वैल्यू लगाएंगे, तो ज़ाहिर है पीछे भी वही वैल्यू लगाई है, तो सेम आंसर ही आना है। पहले भी 1500 आया, अब भी 1500। लेकिन आपने जब राइट हैंड साइड लिमिट करनी है तो वहां पे कॉस्ट फंक्शन चेंज हो जाएगा 100 से आगे। अब 100 से आगे वाला जो फंक्शन है वो आपका ये वाला है, x इज ग्रेटर देन 100। तो जब 100 से ज्यादा होगी तो फिर आपने इस फंक्शन को यूज करना है, 12x जमा 300 को। तो अब हम उसको लिखेंगे, देखें 12x जमा 300, लेकिन साथ चूंकि राइट हैंड है तो 100 ऊपर प्लस लगाया, 100 ऊपर प्लस लगाया, राइट हैंड में प्लस लगाते हैं, ठीक हो गया। अब काम वही करना है कि 100 को पुट कराना है, पुट कराएं 1200 हो गया, 1200 और 300 1500, ये भी सेम आया। तो अब नीचे लिख देंगे कि कॉस्ट फंक्शन, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट तीनों बराबर आ रहे हैं, सो द कॉस्ट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 100, क्योंकि कॉन्टिन्यूस की यही पहचान है कि सारी चीजें आपस में ये बराबर आ जाती हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया मुकम्मल। 7 वाले में क्या करना है, इन्फ्लेशन इज मॉडल्ड बाय, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन एक्चुअली अगेन ये इकोनॉमिक्स की सारी चीजें हैं कि इन्फ्लेशन होती है कि आपके मुल्क में महंगाई कितनी है, तो महंगाई जो है वो दिन ब दिन बढ़ती है, तो उसका फंक्शन बनाया उसने, बना दी है। IT है, आई नॉड है, आई नॉड होगी इनिशियल इन्फ्लेशन के स्टार्टिंग पे कितनी थी, बाद में कितनी हुई वो हम देखेंगे उसको टाइम के साथ, ये भी टाइम का फंक्शन है। वेयर आई नॉट इज द इनिशियल प्राइस इंडेक्स, पहले आपको बता दिया, एंड टी इज द नंबर ऑफ ईयर्स, के साल कितने गुजरते हैं। करना क्या है ये उसने पूछा हुआ, फाइंड द इन्फ्लेशन रेट आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद, यानी कि टाइम कितना होगा 5, वो हमने लेना है। और आई नॉट उसने दे दिया है कि इनिशियल जो इन्फ्लेशन है वो 100 है, तो आपने वो फार्मूला लिखना है, आई नॉट की जगह 100 लगा लेना है, टी की जगह 5 लगा लेना है। अभी यहाँ पे लिमिट कोई नहीं है क्योंकि सिर्फ 5 साल के बाद का पूछा है, ये नहीं उसने कहा जी इन्फिनिटी में कितना है, तब वो लिमिट का उसमें आता है चक्कर। ठीक है, तो 3 के साथ ज़रब दें, 0.15 होगा। अगेन कैलकुलेटर में e की पावर 0.15 देखें, कैलकुलेटर मेरे पास है, अभी मैं थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ, बाज़ का नहीं समझ आ रहा होता ना। तो ये e का जो फंक्शन है वो देखें यहाँ बना होता है, ये जो x 10x और इसके ऊपर बना होता है। तो आपने ये, और ये मेरे ख्याल में अल्फ़ा के साथ चलता है, अल्फ़ा दबा के जब आप इसको दबाएंगे, ये देखें अल्फ़ा और ये, तो देखें e लिखा आ जाता है, ठीक है ना, तो वो e समझ आ जाता है। और इसकी आप पावर बना लें, ऐसे करके पावर बना लें, और कितना है 0.15 लिखें, तो ये देखें वैल्यू आपको मिल जाती है।
ठीक है, इस तरह से करके काम इस पे किया जा सकता है। तो जो भी वैल्यू आएगी उसको फिर 100 से ज़रब दे देंगे, ठीक है ना, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और बस ठीक है, जो आंसर आ जाए। अब ये 116 है, इनिशियल वैल्यू थी 100, अब 116 हुई है, तो 100 से कितना इंक्रीज हुआ है, 16, ठीक है 16, तो वो 100 बीच में से निकाल देना है स्टार्टिंग, क्योंकि ये असल में परसेंटेज में आंसर देना होता है ना कि कितने % इंक्रीज हुआ। तो फिर जो इनिशियल 100 है उसको बीच में से माइनस कर दें, तो 16.18% में आप आंसर उसको दे दें। इसके बाद सेकंड पार्ट कह रहा है व्हाट इज द एक्सपेक्टेड प्राइस इंडेक्स आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल के बाद कितना होगा। तो फिर वही बात कि जहां टी है वहां पे 10 लगा लें, तो आई नॉट फिर वही रखें क्योंकि उसने बताया हुआ है कि वो 100 है, ठीक है, आई नॉट 100 है, टी की जगह 10 लगाएं, फिर मल्टीप्लाई है, वैल्यू वगैरह 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 जो भी है, ठीक है ना, कैलकुलेटर यूज करते जाए तो 134 एंड सो ऑन, इस तरह से हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। 8 में क्या करना है, आई थिंक 8 लास्ट वाला है, देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल आखिरी है। द कॉस्ट फंक्शन, यहाँ पे भी कॉस्ट फंक्शन है, 2 फंक्शन है, ये बिल्कुल पिछले 6वें सवाल की तरह है, ठीक है, कि जब आप 10 यूनिट बनाते हैं या 10 से छोटे बनाते हैं तो ये वाला है, और अगर 10 से ज्यादा चीजें बनाते हैं तो फिर ये फंक्शन है। और यहाँ पे भी वही बताना है कि वो फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। तो बिल्कुल सेम स्टेप है, ये आप खुद भी कर सकते हैं। पहले कॉस्ट फंक्शन में x की जगह 10 लगाए, वो देखें 70 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट लेने लगे हैं तो वो लेस का चक्कर है, तो लेस वाले के लिए यही फंक्शन यूज होना है, 5x + 20 और 10 के ऊपर माइनस क्योंकि लेफ्ट हैंड है एंड सो ऑन, ठीक है। तो आप वैल्यू लगाएं, वो फिर वही आ रही है। राइट हैंड साइड वाली फंक्शन अब दूसरी हो जाएगी क्योंकि 10 से आगे जाना है, 10 से आगे जाना है, ठीक है। तो राइट हैंड साइड के लिए ये फंक्शन यूज होगा, उसमें भी आपने 10 वैल्यू लगानी है। राइट हैंड में प्लस लगाना है, मैंने माइनस लिखा हुआ है, ठीक है ना, माइनस तो ज़ाहिर है लेफ्ट हैंड के लिए लगाते हैं ना। तो बस ठीक है, इसको भी करें, वो भी 70 आ रहा है, सेम आ रही हैं वैल्यूज़। तो फिर वही लिख देंगे कि भाई देखें कॉस्ट फंक्शन, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, सारी चीज़ें बराबर आ रही हैं। सो दैट्स वाई हमारा ये जो कॉस्ट फंक्शन है इट इज़ कॉन्टिन्यूस एट x = 10। अगर आप 10 यूनिट बनाते हैं तो फंक्शन में कोई फ़र्क नहीं आएगा। ठीक है जी, हो गया, ठीक है, डन है, तैयारी करें। ओके फिर, अल्लाह हाफिज़।